मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस समय UPPCS 2020-21 और ROARO 2021 को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आपके लिए एक निःशुल्क टेस्ट श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक रविवार को आपको 50 प्रश्न दिए जाते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। और ये सारे के सारे प्रश्न करंट स्पेशल पर आधारित होते हैं। और आप लोग अगर पुराने छात्र होंगे तो इन परीक्षाओं में करंट की महत्ता को आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो चलिए आज की सीरीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आज की सीरीज उत्तर प्रदेश बजट पर आधारित है, जिसमें उत्तर प्रदेश बजट को मुख्य स्थान दिया गया है और साथ में कुछ अन्य समसामयिक सवाल भी हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों का विश्लेषण हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश बजट के बारे में कुछ बता देता हूं। तो चलिए, उत्तर प्रदेश बजट आपने पढ़ तो लिया ही होगा कि 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार का बजट घोषित किया गया या बजट पेश किया गया। इसमें ये बजट सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया और यह बजट पूर्णतया डिजिटल बजट था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप भी जारी किया है। हम लोग इसे अभी सवाल में देखेंगे कौन सा ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश बजट का केंद्र बिंदु स्वावलंबन से सशक्तिकरण था। आप इसको याद रख सकते हैं। बजट का केंद्र बिंदु स्वावलंबन से सशक्तिकरण, याद रखिएगा, स्वावलंबन से सशक्तिकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो आज के लिए आपके स्क्रीन पर पहला सवाल, ध्यान दीजिए। पहला सवाल आपको उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। सवाल कहता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा बजट प्रस्तुत किया गया है, उत्तर प्रदेश से सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है कितने रुपए का प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का पहला डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया। याद रखिएगा, इस बार पहला डिजिटल बजट, जैसा कि आपको पता होगा कोरोना के कारण इस बार भारत सरकार का बजट भी डिजिटल प्रस्तुत किया गया था। उसके लिए भी वहाँ पे ऐप जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना ऐप जारी किया और इस ऐप का नाम था उत्तर प्रदेश का बजट। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के लिए इस बार के उत्तर प्रदेश बजट में जो 140 करोड़ रुपए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 140 करोड़ रुपए हैं, आवंटित किए गए हैं। इस एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? तो जैसा कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अयोध्या में है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा इसका नाम होने वाला है। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, वित्त वर्ष 2021-22 में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कौन सी योजना संचालित की जाएगी? ध्यान दीजिएगा, 2021-22 में इसकी घोषणा की गई है। तो इसका भी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। यह योजना इस बार बजट में शुरू की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने रुपए? 100 करोड़ रुपए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, 2021-22 के बजट में पीएम कुसुम योजना के तहत, किसके तहत? पीएम कुसुम योजना के तहत कितने सोलर पंप स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 15,000 सोलर पंप। चलिए सवाल नंबर 6, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल स्थापित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। चलिए सवाल नंबर 7, 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कितने % विकास दर का लक्ष्य रखा गया है? किसमें? फाइनेंशियल 2021-22। चलिए
सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 5.1%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। सही सुमेलित नहीं है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किमी सही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91.35 किमी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किमी। ये यमुना एक्सप्रेसवे जो आपको दिख रहा है इसकी लंबाई 362 नहीं 165.5 किमी है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए कौन सी योजना का संचालन इस बार बजट में करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में? याद रखिएगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों एवं स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि करने के लिए कौन सी वित्तीय योजना की शुरुआत की जाने की बात कही गई है इस बार के बजट में? तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन स्क्रीन पर, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी महिला सामर्थ्य योजना। इस योजना की शुरुआत इस बार के बजट में करने की बात की गई है। किसके लिए? महिला दुग्ध उत्पादक के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि के लिए। सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं तो इसका आंसर तो आपको अवश्य पता होगा। किस योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? अभ्युदय योजना की शुरुआत कब? बसंत पंचमी के अवसर पर। याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12। प्रदेश के किस जिले में 20 करोड़ की लागत से नया स्पोर्ट विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? आई एक्सेप्टेड मेरठ इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में 2 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिसकी घोषणा इस बार के बजट में की गई है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अमेठी और बलरामपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की बात की गई है। इसके लिए सरकार ने 175 करोड़ रुपए आवंटित किए हुए हैं। याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। प्रदेश में श्रमिकों और कामगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना समर्पित की गई है? ध्यान दीजिएगा, प्रवासी श्रमिकों के लिए बात कही गई है इसमें इस बार के बजट में। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। इसकी शुरुआत करने की बात की गई है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 15। 2018-19 के दौरान प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कुल दुग्ध उत्पादन 30,518 टन रहा। कुल दुग्ध उत्पादन के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो एज एक्सेप्टेड पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। विश्व मत्स्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर बेस्ट इनलैंड स्टेट में प्रथम स्टेट पुरस्कार किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17। भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 2018 के अनुसार कुल वनावरण कितना है? ध्यान दीजिएगा, कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? सवाल नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 9.18%। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण और वृक्षावरण कब तक 15% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? कब तक? 2030 तक। सही ऑप्शन है और 2030 तक 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। राज्य में 2018 के आंकड़ों के अनुसार कुल बाघों की संख्या कितनी है? आपको ये बताना है। कुल बाघों की संख्या बताइए कितनी है? 173 बाघ हैं कुल इस समय उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्य का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना % राजकोषीय घाटा है? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सही बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 4.17% सही आंसर है। चलिए सवाल नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। IMF 2021 के आकलन के अनुसार वैश्विक उत्पादन में कितनी कमी आ सकती है? ध्यान दीजिएगा, IMF के जनवरी 2021 के आकलन के अनुसार आर्थिक उत्पादन में कितनी कमी आ सकती है?
एज एक्सेप्टेड 3.5%, 3.5%। आप लोग इससे परिचित अवश्य होंगे। चलिए सवाल नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। एनएसओ के अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर क्या होने वाली है? किसमें? 2021 में। ऋणात्मक बताना है आपको, मतलब घटी है इस बार। तो सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 7.7%। ये प्रश्न आप पहले भी कर चुके हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज कब तक प्रदान कर दिया गया था? आर्थिक समीक्षा में सरकार ने इसकी बात बताई थी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नवंबर 2020 तक। मतलब सरकार ने कहा कि हमने नवंबर 2020 तक 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान किया। चलिए सवाल नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत इस सूचकांक में 2020 में 63वीं रैंक पर था। चलिए सही है ये। 2019 में भारत की रैंक 77वीं थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, अर्थात डी दोनों सत्य हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। लॉकडाउन में तेजी से गिरावट के बाद सेवा क्षेत्र, रेल, माल, बंदरगाह यातायात में रिकवरी से किस प्रकार की आकृति में हुआ? याद रखिएगा, मतलब पहले गिरा और फिर तेजी से उठा, अर्थात कौन सी आकृति बन गई? वी शेप। तो वी शेप रिकवरी इकोनॉमी में देखी गई थी। इसकी चर्चा आर्थिक समीक्षा में भी की गई थी। चलिए आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 सुधारों की बात की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा सुधार इसमें नहीं था आपको ये बताना है। तो उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन ये था, क्योंकि उत्पादन जब प्रोत्साहित होगा तभी निर्यात की संभावना बढ़ेगी। निर्यात के लिए उत्पाद से करों और शुल्कों में छूट, जब आप कर और शुल्क में छूट करेंगे तो व्यापारी निर्यात करने के लिए उत्साहित होंगे। आवागमन ढांचे और डिजिटल पहल में सुधार, याद रखिएगा, अगर आवागमन का ढांचा सही है तो निर्यात करने में आसानी होगी। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके सही मिल गए। चौथा ऑप्शन गलत है, मतलब निर्यात संवर्धन, उत्पादन प्रसंस्करण सुधार, ये इस बार की बात नहीं कही गई है। चलिए 27 नंबर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए इस बार 100 करोड़ की राशि आवंटित की है अपने बजट में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में भारत में विकास दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई थी? आप सभी लोग परिचित होंगे, इसी के कारण तो हाहाकार मच गया था। 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन गया? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत सबसे ज़्यादा तेल इराक से मंगाता है और दूसरे नंबर पर अभी तक सऊदी अरब था, जिसे पछाड़कर अब यूएसए ने उसका स्थान ले लिया है। और तीसरा नंबर नाइजीरिया और नाइजीरिया और सऊदी चला गया है चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर आपका यूएई है। आप लोग इस क्रम को याद रख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत कितने राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने की बात कही गई है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन नंबर सी, 8 राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना पेरिस समझौते के अनुसार 2015 में की गई थी भारत की पहल पर। यह एक ऐसा गठबंधन है जिसका मुख्यालय भारत में हरियाणा के गुरुग्राम में है। याद रखिएगा, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। और आप एक बात और याद रखिएगा, इसकी पहली बैठक जो हुई थी 2018 में ग्रेटर नोएडा में हुई थी। कब से कब तक? 2 से 5 अक्टूबर तक। और दूसरा सम्मेलन न्यू दिल्ली में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चला था, आप इस बात को याद रखिएगा। और तीसरा सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2020 में आभासी रूप से आयोजित किया गया था, क्योंकि कोरोना के कारण कोई एक दूसरे देश में आ जा नहीं रहा था। और इस गठबंधन की एक पहल है वन सुर, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड परियोजना, याद रखिएगा। तो आप इस बात को याद रख सकते हैं। और हाल ही में आईएसए ने
एक बैंक विश्व सौर बैंक की स्थापना की बात की है, जिसको मूर्त रूप इस बार नवंबर 2021 की बैठक में दिया जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए यहाँ से नवीन पहल की बात की गई है। तो विश्व सौर बैंक और ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, अर्थात ऑप्शन नंबर सी मतलब ए और बी दोनों सही हैं। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2012 के मुकाबले 2018 में देश में बुनियादी आवश्यकताओं में सर्वोच्च सुधार वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, यही सही ऑप्शन है। इन राज्यों में सर्वोच्च सुधार देखा गया बुनियादी आवश्यकताओं में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत वर्तमान में मजदूरी की दर कितना कर दी गई है? जो पहले 182 रुपये थी, तो वर्तमान में 202 रुपये कर दी गई है, अर्थात 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है लॉकडाउन के कारण। वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसकी शुरुआत 2007 से की गई थी, तो 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में भारत की रैंक 48वीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कैसे दिया गया? शीर्ष 50 में, शीर्ष 50 से बाहर 91वां, इनमें से कोई नहीं, तो 48 अर्थात शीर्ष 50 में है। इससे पिछले साल भारत की रैंक 4 स्थान नीचे अर्थात 52वीं थी। आप इस बात को भी याद रख सकते हैं। इस सूचकांक में सबसे पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है, दूसरा स्वीडन को मिला है और तीसरा यूएसए को मिला है। आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। सवाल नंबर 35, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? सवाल नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 20 लाख रुपए कर दी गई है। कब यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 21 मार्च, ये गलत। कब मनाया जाता है? 20 मार्च। आप इस बात को याद रखिएगा। 21 मार्च विश्व वन दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार के विश्व वन दिवस की जो थीम है वो इस प्रकार है, आप लिख लीजिएगा इस थीम को। देखिए विश्व वन दिवस की थीम इस बार क्या है? फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पार्ट 2 रिकवरी एंड वेल बीइंग, इस बार की थीम है। मैं बोल रहा हूं, आप सुनकर लिख लीजिए। फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पार्ट 2 रिकवरी एंड वेल बीइंग किसकी थीम है? विश्व वन दिवस की थीम है। और विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है इस बार की, जो 20 मार्च को मनाया गया है? आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो, आप इसको याद रखिएगा। और 22 मार्च विश्व जल दिवस, इसकी थीम है वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर, आप इसको याद रखिए। चलिए अगले सवाल की ओर। और हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखिए, 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस था, जिस दिन विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट भी जारी की गई, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये कुल 149 देशों की रिपोर्ट थी, जिसमें भारत को 139वां स्थान मिला है। आप इस बात को याद रख सकते हैं। इसमें इस बार भारत को 139वां स्थान दिया गया है। भारत से नीचे 10 देश हैं, जिसमें सबसे नीचे अफगानिस्तान है 149वें नंबर पर, मतलब अफगानिस्तान की रैंक सबसे खराब है इसमें। और नंबर 1 पर आया है फिनलैंड, नंबर 2 डेनमार्क, नंबर 3 स्विट्जरलैंड। आप इस बात को याद रख सकते हैं। चलिए आपका जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वो 105वें नंबर पर है और चीन 84वें नंबर पर है। बांग्लादेश 101वें नंबर पर है। आप इस बात को याद रख सकते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 17 मार्च को मनाया गया था, इसकी थीम क्या है? सवाल नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कनेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर। तानसेन सम्मान से सम्मानित सतीश व्यास का संबंध किससे है? तो संतूर वादक सतीश व्यास एक संतूर वादक हैं, जिन्हें हाल ही में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसान फसल राहत बीमा योजना की शुरुआत करने वाला राज्य हाल ही में कौन बना है? झारखंड, सही ऑप्शन झारखंड। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40, 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास की आधारशिला रखी। यह किस जिले में अवस्थित है? तो आपको सही ऑप्शन बताना है। किस जिले में अवस्थित है? बहराइच, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे सवाल नंबर 41, देश का पहला चमड़ा पार्क प्रदेश के रमईपुर गांव में स्थापित किया जाएगा।
यह किस जिले में है? तो एज एक्सेप्टेड चमड़ा पार्क कहाँ पर हो सकता है? लेदर सिटी कानपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस अभियान निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, मामा जी काफ़ी क्रिएटिव आदमी हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। सवाल नंबर 43, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? पंख अभियान। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। चलिए, सवाल नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 44, हाल ही में विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। यहाँ पर कौन कौन से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं? जैसा कि आप जानते होंगे, हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर यहीं विजयनगर जिले में ही अवस्थित हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45, माजुली पुल किस नदी पर बनेगा? एज एक्सेप्टेड ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इंडमैक्स रिफाइनरी इकाई कहाँ पर स्थित है जिसका प्रधानमंत्री ने हाल ही में आधारशिला रखी है? कौन सा है? इंडमैक्स रिफाइनरी इकाई कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, असम में है। चलिए सवाल नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति घोषित करने वाला राज्य कौन सा है जिसने हाल ही में कृषि पंप नीति घोषित की? महाराष्ट्र। चलिए सवाल नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष सिंगल के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। चलिए इसकी चर्चा एक बार पहले हो चुकी है। सवाल नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर, 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की गई है जनवरी माह के। इसमें खिलाड़ी को कौन सा खिलाड़ी है जिसको ये अवार्ड के लिए या मंथ ऑफ द प्लेयर के लिए घोषित किया गया है? तो ऋषभ पंत, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी शानदार खेल दिखाते हुए भारत को 2-1 से सीरीज जीतने में मदद की थी। चलिए अगले सवाल, आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 50, आईपीएल 14 में सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस किस फ्रेंचाइजी के द्वारा खरीदे गए हैं? तो राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है 16.5 करोड़ रुपए में। 16.5 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टेस्ट श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको ऐड कर लिया जाएगा और आप अगली टेस्ट श्रृंखला के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो संडे की हमारी सीरीज है वो पॉलिटी आधारित होगी, जो कि 150 क्वेश्चन की होगी। तो आप इसे हल करना ना भूलें, अवश्य ही इसे हल करें। 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में हल करना होगा। पॉलिटी से रिलेटेड आपके सारे सवाल इसमें तैयार हो जाएंगे, गारंटी है, कोई भी सवाल आपका फंसेगा नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।